CWRV कैंडलस्टिक विक रीडिंग विथ वॉल्यूम। यहाँ पर बॉडी का नहीं लिखा हुआ, लेकिन बॉडी भी रीड करेंगे, ठीक है। तो विक रीडिंग, क्योंकि असल में मैंने CWRV इसलिए लिखा है कि क्योंकि आप सबके जुबान पे होता है कि CWRV सीखना है, CWRV क्या चीज है। देखो, यस सर। मैं आप लोगों को बताऊं कि CWRV कोई बड़ी चीज नहीं है। जो CWRV को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनको भी मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि उनको भी वॉल्यूम मैंने ही शायद 4 सिखाया साल था। पहले का है वो। हाँ, 4 साल पहले का, जब शुरू शुरू में वॉल्यूम मैंने सिखाया था, वही चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखो, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि जो भी कोर्सेज होते हैं उनका नाम चेंज करने से टॉपिक वही रहे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से है वही वॉल्यूम, लेकिन बस नाम चेंज है CWRV। आप फोकस जो है ना करें कि असल में जो वॉल्यूम की रीडिंग होती है कैंडल्स की, और उससे हमने प्रेडिक्शन कैसे लेनी है, कैसे समझना है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाऊंगा। उसके समझने के बाद आप जो 1 2 3 स्ट्रेटजी है वॉल्यूम रीडिंग की, या फिर किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेटजी हो, या कोई भी आपको फिल्टर करना हो मार्केट को, या फिर एनालिसिस करना हो मार्केट का, वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चीजें आप लोगों को 60 to 70% पता है। बस मैं आप लोगों को Yes. एप्लीकेशन करने का तरीकेकार बताऊंगा, और फिर वो सामने रख के दिखाऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 1 2 3 स्ट्रेटजी असल में है क्या, ठीक है। ठीक है दादा, गुड, ओके। कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये ना समझे कि कोई और चीज है जो हमें नहीं पता। वो बिल्कुल सिंपल सी चीजें आपको पता है, बस थोड़ी सी एक और अंडरस्टैंडिंग होगी जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसमें क्लियर करवाऊंगा। ये तो कुछ बेसिक से हैं, इसको आपने नहीं देखना। यहाँ पर हम चलते हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम का जो इंट्रोडक्शन है आप लोगों को पहले भी जा चुका है कि वॉल्यूम मेजर ऑफ क्वांटिटी होती है, कि एक कैंडल की मूवमेंट के अंदर कितना बाय होता है और कितना सेल होता है। वो मेजर ऑफ क्वांटिटी के कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, कितने ट्रेडर्स ने बाय किया, सेल किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितनी ट्रांजैक्शन हुई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी बाय हुई, कितनी सेल हुई। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल ले लें थोड़ा छोटा सा, आपके पास 100 आइटम से 100 आइटम 50 पीपुल्स ने खरीदा, तो वॉल्यूम 50 नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम वही 100 रहेगा, क्योंकि आपके पास आइटम कितने सेल हुए हैं, 100 सेल हुए हैं। अगर वही आपके 100 आइटम एक बंदा खरीदता है तो आपका वॉल्यूम एक नहीं होगा, आपका वॉल्यूम फिर भी 100 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी होती है उसी प्रोडक्ट की। अब जैसे कि हर प्रोडक्ट को अगर हम तोलें या उसको नापें तो उसका यूनिट अलग रहेगा। जैसे कि अगर आप लिक्विड की चीज नापते हैं, तोलते हैं, तो लिक्विड आप हमेशा लीटर्स में नापते हैं। क्यों? आप वो किलोग्राम्स में क्यों नहीं नापते? क्योंकि आपको पता है कि जो भी लिक्विड वाली चीज होती है, जैसे ऑयल होता है, मिल्क होता है, वाटर होता है, उसको लीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सॉलिड आइटम्स होते हैं तो आप उसको लीटर्स में नहीं नापते, फिर आप बोलते हैं कि अब इसको हम केजी किलोग्राम्स के अंदर जो है ना नापेंगे। इसी तरीके से कैंडलस्टिक के जो वॉल्यूम बन रहा होता है, जो बायर फॉरेक्स मार्केट में बाय और सेल करते हैं, उसको भी एक मेजरमेंट है, उसकी मेजरमेंट का जो मेन पॉइंट है वो है हम उसको लॉट के अंदर नापते हैं। किसके अंदर? लॉट के अंदर। अब लॉट का जो छोटा सा यूनिट के लें, उसके अंदर लॉट के अंदर यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट्स या नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स, ठीक है। शेयर्स के अंदर जो स्टॉक मार्केट होती है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, या हर एक कंट्री की अपनी डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट होती है। डोमेस्टिक मतलब कि उस कंट्री की जो कंपनीज होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं उसी स्टॉक मार्केट में, उसके शेयर्स को ट्रेड किया जाए। शेयर्स का जब जहां पर नाम आ जाए तो फिर लॉट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, लॉट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। लेकिन जब हम करेंसी को ट्रेड किया करें, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, जब करेंसी का नाम आ जाएगा तो करेंसी के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते, नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। जैसे यूरो वर्सेस यूएसडी, 1 यूरो is equal to 1.04 USD फॉर एग्जाम्पल। 1 क्या है? यूनिट है। 1 यूरो 1 यूनिट है। अब एक लॉट के अंदर कितने यूनिट होंगे?
1 लाख यूनिट होंगे। कितने? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख यूनिट। इस लॉट को बोलते हैं, 1 लॉट को, ये जो 1 लॉट है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड जो भी लॉट। 1 लॉट परचेज करेगा उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। इसका नाम है। फिर इस लॉट का अगर 10वां हिस्सा हम करें, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जैसे आप 1 लॉट परचेज नहीं कर सकते, आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख यूरो नहीं है जिसको आप 1 लाख यूनिट परचेज करें, तो फिर आप कहें कि मैं 10वां हिस्सा इस 1 लाख का परचेज कर सकता हूं, तो 10वां हिस्सा 0.1 होगा। अब 10वां हिस्सा 1 लाख का 10वां हिस्सा 10,000 हो जाएगा। और ये 10वें हिस्से को जो बोलते हैं मिनी लॉट, क्या बोलते हैं इसको? मिनी लॉट। एवरेज। अब कोई बंदा के पास $10,000 भी, 10,000 यूरो भी नहीं है, वो कहता है कि मैं मिनी लॉट नहीं परचेज कर सकता, तो फिर 1 लाख के 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा 0.01, ये 10वां हिस्सा हो गया। इसके अंदर हो जाएगा 1,000 यूनिट। इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। फिर आगे चलते हैं। एक बंदा जो कह रहा है कि मैं ये भी खरीद नहीं सकता, तो फिर 1 लाख का 10वां हिस्सा, उसका 10वां हिस्सा, फिर उसका भी 10वां हिस्सा 0.001। अब इसके अंदर 100 यूनिट होंगे, ठीक है? और इसको बोलते हैं नैनो लॉट। नैनो लॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि अगर 1 लाख कोई परचेज करता है तो उसके अकाउंट में 1 लाख यूरो होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें $1 पे $500 की लेवरेज मिलती है। लेवरेज एक वर्चुअल लोन होता है। यस सर। मतलब आप $1 डिपॉजिट करो, आपको ब्रोकर उसके ऊपर $500 बढ़ा के देता है ताकि आप $1 के डिपॉजिट पे $501 का ट्रेड कर सके। कितने का? $501 का ट्रेड कर सके। मतलब $1 के डिपॉजिट पे 501। अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं, $10 डिपॉजिट करते हैं, तो 10 को 500 से ज़रब करेंगे तो आपका $5,000 की आप 5,000 यूनिट आप यूरो के परचेज कर सकते हैं सिर्फ $10 डिपॉजिट करने पे। और अगर आप $100 डिपॉजिट करेंगे तो 50,000 यूनिट आप परचेज कर सकते हैं। कितने? 50,000। और अगर आप 200 USD डिपॉजिट कर सकते हैं तो आप 1 लाख यूनिट परचेज कर सकते हैं। ये लेवरेज की वजह से, लोन की वजह से। 1 लाख यूनिट मतलब 1 लॉट। मतलब आप कितना डिपॉजिट करेंगे तो 1 लॉट परचेज कर सकते हैं। 200 USD आप डिपॉजिट करेंगे तो फिर आप 1 लॉट परचेज कर सकते हैं। अब जब एक कैंडल चलती है तो कैंडल के नीचे वॉल्यूम की बार बनती है। ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक बार बनती है। राइट हो गया? इस बार का वॉल्यूम हम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है 349 या 350 या कोई भी 225 जो भी लिखा होता है। अगर 349 का मतलब के 349 लॉट परचेज हुआ 1 मिनट के अंदर। कितना परचेज हुआ? 349 लॉट। देखो कि पूरी दुनिया के अंदर 349 लॉट बिल्कुल थोड़ा सा वॉल्यूम है। कितने मिलियंस ट्रेडर होंगे? और हम 200 के डिपॉजिट के ऊपर 1 लॉट खरीद सकते हैं। 200 के डिपॉजिट के ऊपर 1 लॉट परचेज कर सकते हैं। तो 349 लॉट बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है। ठीक है? इस तरीके से कभी कभार आप 1 मिनट की कैंडल के अंदर 349 लॉट देखेंगे। 1 घंटे की कैंडल देखेंगे तो उसके अंदर 7,000, 10,000, 12,000, 11,000 लॉट की परचेजिंग होगी 1 घंटे के अंदर। या कभी कभार 20,000 लॉट भी परचेज हो जाएंगे या 25,000 लॉट भी परचेज हो जाएंगे। तो ये जो मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया, इससे हमारे CWRV के रीडिंग करने का या फिर कोई सिग्नल चेक करने का कोई इसका वास्ता नहीं है। ये मैं आपको को सिर्फ नॉलेज के लिए बढ़ाया कि वॉल्यूम को रीड कैसे करते हैं। ये 349 लिखा होता है तो हर कोई परेशान होता है कि वॉल्यूम ये नंबर है क्या? ये 349 ट्रेडर ने बाय किया, 349 ट्रांजैक्शन हुई, ये 349 क्या हुआ? ये 349 लॉट्स हैं। ठीक है? जितने भी ये पूछना था सर। हाँ सर, ये जो 1 लॉट होता है इसलिए सर मिनिमम रिक्वायरमेंट ब्रोकर्स की 200 USD यूरो होती है ना? जी, 1 लॉट की वजह से। 1 लॉट की।
तो अब देखें कि यहाँ पर एक बंदा 1 लॉट परचेज करता है, एक बंदा 0.1 परचेज करता है, एक बंदा 0.01 परचेज करता है, एक बंदा 0.05 परचेज करता है, एक बंदा 0.08 परचेज करता है, कोई 0.5 परचेज करता है। इस तरीके से सब मिला के अगर यहाँ पर 349 हो जाए तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे यहाँ पर तो फिर 3000 ट्रेडर्स ने एंट्री मारी होगी। हाँ, यस सर। तो इस सबको मिलाएं तो 349 तो 3000 ट्रेडर, तो 3000 वॉल्यूम नहीं है मार्केट का। मार्केट का वॉल्यूम वही 349 होगा जो इसका लॉट बनेगा। ओके सर, एक छोटा सा डाउट था। अगर किसी भी वॉल्यूम का मान लेते हैं कि 500 अगर वॉल्यूम हो गया, हाँ, और वो कैंडल अगर ग्रीन बनता है, तो इसका मतलब कि वहां पर 500 लॉट परचेज हुआ है। 500 लॉट जो परचेज जो हाँ, जो भी अब 500 लॉट परचेज किया, वो तो लॉस करने के लिए मतलब इतना सारा लॉट तो मतलब रिटेल ट्रेडर नहीं परचेज करेगा। जो भी करेगा तो कोई बड़ा मतलब क्यों? ट्रेडर ही उतना आप इन्वेस्ट करेगा। बताएं, आप एक बात सोचें, आप एक इस दुनिया के अंदर अगर सिर्फ एक इंडिया की बात कर लें, इंडिया के अंदर 1 लाख ट्रेडर तो होंगे। हाँ, 1 जरूर लाख होंगे। 1 लाख ट्रेडर तो जरूर होंगे फॉरेक्स के, ठीक है। उस 1 लाख ट्रेडर में 100 ट्रेडर नहीं होंगे कि एक्टिव होंगे जो बाय और सेल कर रहे होंगे। 100 ट्रेडर अगर एक लॉट भी परचेज करे तो 100 लॉट तो ये हो गया, है ना। ऐसी दुनिया में कितने मुल्क हैं? बहुत सारे। बहुत ज्यादा। अब उन सबके ट्रेडर से अगर एक मुल्क से 10 या 50 ट्रेडर को भी एक्टिव समझा जाए कि उस वक्त वो बाय करेगा, तो पूरी दुनिया के ऐसे ट्रेडर्स को अगर जोड़ा जाए तो वो फिर कितने लॉट हो सकते हैं आप सोचो। 1 मिनट में फिर 349 तो कम हुए ना उसके हिसाब से। यस सर। अब देखो, अगर एक बैंक, हम तो चलो बाय करते हैं 0.01 या 0.1 या फिर 0.05 तक बाय करते हैं, क्योंकि हमारे तो ऐसे ट्रेडर हैं जो 1 लॉट नहीं 5 लॉट 15 लॉट भी परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बैंक यहाँ पर परचेज करेगी तो बैंक क्या 1 लॉट परचेज करेगी? नो सर। वो तो लगातार 100 लॉट, 200 लॉट, 300 लॉट, 400 लॉट, 500 लॉट, इस तरीके से परचेज करती जाएगी ना। 1 घंटे के अंदर वो 5 हजार 7 हजार लॉट परचेज कर लेगी, क्योंकि वहां पर बिलियंस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। यस सर। तो फिर रोज जो बिजनेस होता है फॉरेक्स का, रोज 7 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। 7 ट्रिलियन डॉलर। 7 ट्रिलियन। ठीक है, मैं बिलियन नहीं बोल रहा, मैं 7 ट्रिलियन बोल रहा हूँ। अब वो ट्रिलियन। भी अगर जीरो लगाऊंगा तो मुझे भी यही नहीं आएगा कितनी जीरो लगेंगी, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 7 ट्रिलियन का अगर फॉरेक्स मार्केट में बिजनेस होता है तो फिर ये पॉसिबल है कि इतना बड़ा सा जो है ना परचेजिंग और सेलिंग होती है। राइट सर। सर और ये ये virtual परचेज, एक मिनट, ये परचेजिंग और सेलिंग जो है ना कैसे होती है, आपको ये मैं चीज बताऊं। ये डिमांड और सप्लाई किस तरीके से बढ़ती है, मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखें, ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है। ए कंट्री को मशीन चाहिए, क्या चाहिए? मशीन। मशीन चाहिए, लेकिन इसके पास आईएनआर पे करेंसी है। बी कंट्री जो है ना प्रोवाइडर है, सप्लायर जिसको बोले, क्या बोले? सप्लायर प्रोवाइडर। सप्लायर या जो है ना जिसको वो करते हैं, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर। सप्लायर बोल, मैन्युफैक्चरर बोलो। वो ये बोल रहा है कि भाई मैं बेचूंगा लेकिन मुझे डॉलर्स चाहिए, मुझे आईएनआर में मैं ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। मुझे आप डॉलर भेजो, मैं आपको मशीन बेचता हूँ। सही। तो अब ये जो कंपनी ए है, ये डॉलर परचेज करने के लिए कहाँ जाएगी? करेंसी एक्सचेंज पे जाएगी। करेंसी करेंसी एक्सचेंज। एक्सचेंज पे जाएगी। तो करेंसी एक्सचेंज पे जब जाएगी तो वहां पर आईएनआर वर्सेस यूएसडी का रेट होगा। यूएसडीटी रेट होगा, बन गया क्या रेट फॉरेक्स। होगा? क्या रेट होगा? उसके पास रेट होगा, एक होगा बिड का जो बायर खड़ा होगा, दूसरा होगा आस्क का। आस्क। बिड खरीदार, ये ए है, ए बिडर है। इसको सेल करने वाला आस्क होगा, वो सेलर होगा। अब ये कह रहा है कि मैं 82 रुपीज पे $1 खरीद करना चाहता हूं। ये कह रहा है कि मैं $1 आपको 83 पे देना चाहता हूं। अब ना इसकी बन रही है ना इसकी बन रही है। अगर इसको ज्यादा जरूरत है तो इसको मजबूरी में 83 पे लेना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई और सेलर आ जाए डायरेक्ट इसको 82 पे दे दे। अगर कोई बेचने को तैयार नहीं है तो फिर इसको 83 पे खरीदना पड़ेगा।
अगर इसके पास Yes, sir. तादाद कितनी है, अगर इसको $1 मिलियन चाहिए, कितने 1 मिलियन, मिलियन। तो अब ये सिर्फ इसके पास ½ मिलियन है क्या, हाफ Hmm. तो जो बाकी का ½ मिलियन वो 84 पे खड़ा हुआ है सेलर, वो कह रहा है मैं 84 पे बेचूंगा, मैं 83 पे भी नहीं बेचूंगा, ठीक Hmm. है। अब फिर डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। Yes, sir. अब यहां पर यूं समझो कि यहां पर हम INR और USD की नहीं, हम यूरो और USD की कन्वर्जन कर रहे हैं। मेरे पास यूरो है, मैं यूरो खरीद, यूरो मेरे पास है, मुझे डॉलर चाहिए, क्योंकि ये जो मेरे पास करेंसी INR में नहीं, मेरे पास करेंसी यूरो में है। लेकिन वो जो मेरा ये ट्रेडर है, आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं Charge कर बैटरी। चार्ज। Okay, sir. इंडिया के फोरेक्स के ट्रेडर 1.2 करोड़ हैं सिर्फ। 1.2 करोड़ सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा एक्सक्यूज मी, रिकॉर्डिंग है। पूरी दुनिया में कितने होंगे? चुप। हेलो, यस हाँ सर, सर, आवाज Yes, आ रही brother. है। Yes, आ yes. रही है बस। मैं शेयर करूं, शेयर हो गया, ठीक है। जी सर, हो गई स्क्रीन शेयर। ठीक है, तो ए कंपनी के पास हमारे पास यूरो थे, ठीक है, यस सर। और बी कंपनी कह रहा है कि मैं USD में परचेस करूंगा। अब जो ये मेजर करेंसीज है, ये यूरो ट्रांसफर एक्सचेंज करेगा USD में। अब जो भी एक्सचेंज का रेट आएगा वो फॉरेक्स के ब्रोकर के पास भी डेटा जाएगा कि अभी करंट दुनिया के अंदर क्या यूरो का रेट चल रहा है और करंट दुनिया के अंदर क्या USD का रेट चल रहा है। तो फॉरेक्स ब्रोकर कहाँ से डेटा लेता है? ये डेटा लेता है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट के पास कहाँ से डेटा आती है? क्योंकि वो खुद करेंसी एक्सचेंज है। ओके, हाँ जी हाँ जी। तो वो करेंसी एक्सचेंज का जो दुनिया के अंदर ट्रेड, चाहे वो मैनुअल में हो रहा होता है, जो उसकी डिमांड और सप्लाई हो रही होती है, वो डेटा स्टॉक मार्केट एज अ करेंसी एक्सचेंज वो ब्रोकर्स को डेटा सप्लाई करता है। ब्रोकर्स उस डेटा को कैंडल के सूरत में पेश करते हैं। अब वो डेटा हमारे पास आ जाता है। हम अगर सिर्फ खाली उस कैंडल की मूवमेंट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन हो गया, और अगर हमें उस ब्रोकर से प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम चाहिए तो वो वॉल्यूम का भी बताएगा कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसका वॉल्यूम कितना हो रहा है, क्या डिमांड की वजह से बढ़ रहा है, क्या एग्जॉशन की वजह से बढ़ रहा है, क्या सप्लाई की वजह से बढ़ रहा है, डिमांड की वजह से बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। इस वजह से वो वॉल्यूम हमें बताता है कि मार्केट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा ट्रेड USD के अंदर पूरी कंट्रीज हमसे पैसे लेते हैं USD के अंदर। हमारी कंट्री, हमारी करेंसी नहीं चलती फॉरेन ट्रेड के लिए, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं ना, पूरी दुनिया की कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं, वो अपनी करेंसी से इंपोर्ट नहीं कर सकते, उनको करेंसी एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है, अपनी करेंसी वहां बेचते हैं, वहां से डॉलर या यूरो खरीदते हैं। क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं वो USD नहीं, वो यूरो में ट्रेड करते हैं। वो कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो जापानीज है, वो जापानीज येन के अंदर जो है ना करते हैं। इस तरीके से हर एक कंट्री अपनी करेंसी के हिसाब से या फिर इंटरनेशनल करेंसी के हिसाब से ट्रेड करती है। फिर जैसे सबसे ज्यादा इंपोर्ट, अब आप एक मुल्क इंपोर्ट करे तो वो अगर गंदम इंपोर्ट करना चाह रहा है तो वो टन के हिसाब से गंदम को इंपोर्ट करेगा। उसके लिए कितने डॉलर चाहिए होंगे आप सोचिए। फिर वो डॉलर अगली कंट्री को भेजेगा, अगर उसके पास डॉलर नहीं होंगे तो वो परचेज करेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी।
तो इस तरीके से अब जिस कंट्री के पास बहुत सारे डॉलर्स आ गए वो सप्लाई भी करेगा, डेफिनेटली किसी को देगा दूसरी कंट्री को। अब जैसे Yes, कि sir. हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ती है कि हमारी कंट्री के अंदर रिजर्व्स नहीं होते, किसके, अच्छा। डॉलर के। हम्म, अगर डॉलर के रिजर्व नहीं होंगे तो हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा तो हम इंपोर्ट करते हैं हर चीज को। yes, हमारी sir. जितनी भी कंपनीज होती हैं जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो फॉरेन कंट्री से वो इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट करने के लिए उसको डॉलर चाहिए, मुल्क के अंदर डॉलर नहीं होगा तो बाहर से ज्यादा महंगा परचेज करना पड़ेगा। तो महंगा Right, परचेज right, करना right. पड़ेगा तो फिर वो चीज महंगी हो जाएगी और फिर हमें महंगी भी वो आएगी। महंगी पड़ेगी। अब जैसे Yes, कि sir. हमारी कंट्री के अंदर 42% इन्फ्लेशन आ गया है, वजह हमारे पास रिजर्व खत्म हो गए। हमारे पास रिजर्व आ गए हैं 10 बिलियन पे। हमारे जो स्टेट बैंक का अकाउंट है उसके अंदर 10 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। अब 10 Right, बिलियन डॉलर क्या है, अगर सही तरीके से इंपोर्ट ओपन हो तो एक महीने में 10 बिलियन डॉलर खत्म हो जाते हैं। हम्म, तो एक महीने में 10 बिलियन खत्म हो गए डॉलर, तो फिर हमारी एलसी बंद हो जाएगी, हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इंपोर्ट महंगे। नहीं कर पाएंगे तो हमारे कंट्री के अंदर दवाइयां कैसे बनेंगी, हम खाना कहां से खाएंगे, सारी चीजें फिर महंगी होना शुरू हो जाएंगी। फिर जिसके पास होगा वो स्टॉक करेगा, वो हमें महंगा बेचेगा। तो इस तरीके से ये फॉरेक्स का बिजनेस यही है कि पूरी दुनिया की कंट्रीज को दूसरी करेंसी परचेज करनी पड़ती है। तो इसी से हमारा फॉरेक्स का बिजनेस चलता है। हम तो सिर्फ यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट बाय करना चाहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है सेल करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या सिस्टम चल रहा है वो ये पूरा करेंसी एक्सचेंज चल रहा है, ये पूरा एक सर्कल है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फॉरेक्स का डेटा यहाँ से आता है, पूरी दुनिया के ट्रेड से आता है। मतलब कि जो मैन्युअल ट्रेड होता है ना उससे फॉरेक्स का डेटा बनता है। तो ये चीजें होती है। अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाए तो हमारे पास क्या आएंगे, हर एक कंट्री हमारे पास डॉलर भेजेगी। जब डॉलर भेजेगी तो हमारी कंट्री में बहुत सारे डॉलर हो जाएंगे स्टेट बैंक के पास, उसको कन्वर्जन करने के लिए किसी और कंट्री से परचेज नहीं करने पड़ेंगे या फिर ओपन मार्केट से परचेज नहीं करने पड़ेंगे। अब हम ओपन मार्केट से परचेज करते हैं, ओपन मार्केट से परचेज करते हैं। अगर अभी हमारी कंट्री के अंदर 228 रुपए का $1 की रेट चल रहा है, ये बैंक का है, इसको बोलते हैं इंटर बैंक रेट। लेकिन बैंक के पास जा रहे हैं, वो कह रहे डॉलर है ही नहीं हमारे पास। और भाई फिर किससे खरीदें, बैंक कहता है जाओ ओपन मार्केट से खरीदो। ओपन मार्केट में मैं भी बैठा हूं, भाई मेरे पास डॉलर है, मैं 228 का थोड़ी बेचूंगा, मैं तो 238 का बेचूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो मेरे पास पड़ा हुआ है। अब आपको जरूरत है, आप क्या करोगे, आप तो 238 का खरीदोगे किसी भी सूरत में। यस सर। क्योंकि आपको जरूरत है, नहीं तो फिर आपकी कंपनी बंद हो रही है। फिर आप ओपन मार्केट से डॉलर खरीद करके फिर आगे भेजोगे, फिर आप इंपोर्ट करोगे। अब आप अगर महंगा मटेरियल खरीदोगे कि सस्ता बेचोगे फिर प्रोडक्ट, नो, आप और महंगा बेचोगे। वो महंगा कंपनी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो प्रोडक्ट बनाएगी और वो बेचेगी। जो कंज्यूमर है ना, सारा कंज्यूमर के ऊपर लोड पड़ता है कि पहले कंज्यूमर को एक दवाई 28 रुपए की पड़ती थी, अब उसको दवाई 58 रुपए की पड़ रही है, लेनी पड़ेगी फिर भी। अब कंपनी ने तो 58 का बेचा, ठीक है, कंपनी को तो कोई नुकसान हुआ क्योंकि कंपनी ने कहा भाई पहले मेरी कास्ट 26 रुपए की लगती थी, मैं 28 का बेचता था, अब मेरी कास्ट 56 रुपए लग रही है, मैं 58 की बेच रही हूँ, तो पर मुझे तो वही प्रॉफिट है, 2 रुपए का 2 रुपए का। लेकिन कंज्यूमर जो है, जो हम लोग हैं, जो आप लोग हैं, हम के लिए महंगाई है। यस ये सर। सारी करेंसी इस तरीके से काम करती है। हम इकोनॉमिक्स में इस तरीके से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई एंड डिमांड आती है किसी भी करेंसी की, किसी भी प्रोडक्ट की। अब सप्लाई एंड डिमांड, इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड ज्यादा होगी तो रेट बढ़ेंगे, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट गिरेंगे। यस, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इस तरीके से फिर हमारे मार्केट के अंदर भी डॉलर ज्यादा हर कोई सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जिस ये करेंसी जो यूएसडी करेंसी है, इस कंट्री के अंदर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जंग हो जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कोई डिफेमेशन हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि हर एक बंदा इस कंट्री से निकलना चाह रहा है, इसके एसेट सेल करना चाह रहा है, तो कौन यूएसडी को खरीदेगा? जिसके पास होगा वो सब सेल करना शुरू कर देगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, रेट गिर जाएगा, इसका करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें फॉरेक्स के अंदर भी इसी तरीके से हमें
होता है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर हम क्या के देखते हैं, न्यूज आ रही है, पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जाएगी, नेगेटिव है तो मार्केट नीचे आएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक ने एंगल्स किया तो स्ट्रांग लग रही है, मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन बैक पे तो ये सब कुछ है, हमने ये तो एनालिसिस करते ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिर हमारी एनालिसिस कंप्लीट नहीं होती और हम फिर कहते हैं देखो सर सपोर्ट ने काम नहीं किया। बस यही एक रीजन होता है कि सपोर्ट ने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो ये Yes, एक sir. इंट्रोडक्शन था, आप लोगों को इसके अंदर ज्यादा नहीं जाना, बस अब मैं आप लोगों को Yes. आगे लेसन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को स्लाइड्स आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपने रीड भी की होगी। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को समझ रहे हैं। मैं विक को समझा रहा हूँ कि विक के अंदर प्रेशर और फिर वॉल्यूम उसके अंदर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उसका प्रेशर कैसे नोट किया जाएगा। इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब देखें, ये एक कैंडल है, इसके अंदर प्रेशर कहां से आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है, रिजेक्शन का प्रेशर है, सेलर की तरफ से, सेलर की प्रेशर, सेलर का प्रेशर है, ठीक है। सेलर का प्रेशर है तो इसका मतलब है कि इस कैंडल का वॉल्यूम अगर पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो सेलर का प्रेशर ज्यादा होगा। ज्यादा है। पीछे ज्यादा एक होगा। ये कैंडल है, यहाँ पर एक कैंडल आ गई और इसका अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि जो ऊपर सेलर की एंट्री लगी है इसका प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसमें ये कंफर्म हो गया कि सेलर का प्रेशर ज्यादा है। और अगर ऐसा सेम सेटअप मिल जाए और इसके अंदर प्रेशर कम हो जाए, मतलब कि प्रेशर तो है उतना ही, प्राइस एक्शन उतना ही दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम दिखा रहा है कि कम प्रेशर है, इसका मतलब है कि सेलर का प्रेशर कम है, वो वीक है। ओके, इसी तरीके से अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए बहुत बड़ी सी और उसके बाद ये वाली कैंडल बन जाती है, अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है और इसका वॉल्यूम कम रहता है तो इसकी भी रीडिंग होगी जैसे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जितना नीचे का प्रेशर उतना ऊपर का प्रेशर, राइट हो गया। ये प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर खत्म हो गया, बचा बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि डिमांड ज्यादा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल का ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर हमने इसको खत्म कर दिया, बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया। अब मार्केट का एक असूल है, मार्केट कहती है कि उतना वॉल्यूम होना चाहिए जितनी प्राइस मूव करे, प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से वॉल्यूम उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर प्राइस ज्यादा मूव करती है वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, प्राइस कम मूव करती है वॉल्यूम कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक वैलिडेशन का सिग्नल होगा कि वैलिडेशन है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम सही है और प्राइस की मूवमेंट भी सही है। तो जितनी भी कैंडलस्टिक की रीडिंग होती है उसका जो बेसिक टॉपिक होता है, बेसिक उसका जो रीडिंग का स्किल होता है वो वैलिडेशन और एनोमली के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर ये आपने वैलिडेशन एनोमली ऑलरेडी काफी दफा पढ़ चुके हैं, यस सर। लेकिन वैलिडेशन और एनोमली न प्राइस को कंटिन्यू करवाती है न प्राइस को रिवर्स करवाती है, ये बात याद रखिएगा। ये सिर्फ हमें सिग्नल देती है कि प्राइस स्ट्रांग है या वीक है, या प्राइस वीक है, लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि आपने रिवर्स करना है। रिवर्स करवाने के लिए हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड का होना जरूरी है। वहां से सप्लाई एंड डिमांड से मार्केट रिवर्स होगी। सप्लाई एंड डिमांड को अगर मिनिमाइज करें तो हमारे पास एसएनआर आ जाता है। Right. जी, किसको कोई सवाल है? माइक म्यूट करो भाई, माइक्रोफोन ऑफ करो। चलो ठीक है, सही है। तो हमारे पास रिवर्सल हमेशा एसएनआर के ऊपर होता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा हमें कौन से सिग्नल देता है? वैलिडेशन और एनोमली की स्ट्रांग और वीक का सिग्नल देता है, रिवर्सल का सिग्नल नहीं देता। रिवर्सल तब बनता है जब यहां पर वॉल्यूम बताए कि वीक मूवमेंट है और ऊपर से वहां पर एसएनआर है, तो फिर हमारा रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी एक स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को शुरू में
आप लोगों ने सीखा था कि अगर बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम और छोटी कैंडल का अगर बड़ा वॉल्यूम हो तो मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि ये एनोमली की मूवमेंट है, राइट। यस सर। इसको मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम कहता है कि प्राइस वीक है, वॉल्यूम ये नहीं कहता है कि मार्केट को रिवर्स करना है। अब अगर एसएनआर यहां पर है तो वॉल्यूम कहता है कि अभी के अभी प्राइस रिवर्स होगी। अगर एसएनआर यहां पर है तो अभी प्राइस रिवर्स नहीं होगी, फिर एक और कैंडल बनेगी, फिर उसके अंदर भी एक बड़ी कैंडल बनेगी, उसका वॉल्यूम फिर छोटा होगा और फिर रिवर्स होगा, उसका वॉल्यूम फिर छोटा होगा। अब यहां पर आपको पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के अंदर वीकनेस नजर आई, उसके बाद फिर दूसरी और तीसरी कैंडल के अंदर वीकनेस नजर आई, ये वीकनेस यहां पर नजर आई और ये वीकनेस यहां पर नजर आई, और प्राइस जब तीसरी एनोमली मतलब दो एनोमली और तीसरी कैंडल, फिर मोस्टली ये कैंडल इसके रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी, यहां से प्राइस आपकी सेल आएगी, यहां से आपकी सेल स्टार्ट होगी। ठीक है, दो सिग्नल बन गए वीकनेस के। इसी तरीके से एक बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल या एक बड़ी कैंडल, या फिर इसकी फॉर्मेशन कोई भी चेंज हो सकती है, बस वॉल्यूम उसके हिसाब से बनेगा। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वॉल्यूम का कि इस किस्म की तीन कैंडल जब बनाती है तो ये 90% सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्लोज होती है जाके। ओके। अगर तीन कैंडल मतलब एक एनोमली बने उसी के साथ दूसरी एनोमली बने तो 90% ये ऑटोमेटिकली एसएनआर के ऊपर जाके क्लोज होती है, और ये आपका सेटअप यहां से रिवर्स हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटजी है। आपने सिंगल एनोमली को तो ट्रेड किया होगा दो कैंडल की, लेकिन आपने तीन कैंडल के अंदर दो एनोमली को ट्रेड करेंगे, आपका रिजल्ट 90+ आएगा। अब देखो यहां पर ये पहला लेसन है, 1 2 3 तीन कैंडल हो गई। क्या मैंने विक को रीड किया? नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैं विक का भी बात करना शुरू कर देता तो आप ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाते। क्या अब विक को मैं कैसे रीड करूं? ठीक है, ये 1 2 3 है, ठीक है, ये 1 2 3 है। वो जो आप लोग समझते होगे कि बायर फाइट, सेलर फाइट, ये हो गया, फलान हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद मैं आपको सारे सेटअप बताता हूं, आप लोग खुद बताओगे कि ये 1 2 3 क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखिए एक हमारे पास रेड कैंडल है। कौन सी? एक रेड कैंडल है हमारे पास। रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी जिसने मार्केट को एंगल्फ कर दिया। ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम उससे बड़ा है, तो हमें लगा कि प्राइस अब 1 और 2 के हिसाब से बायर स्ट्रांग है। राइट हो गया? राइट। अब अगर एफर्ट वेज रिजल्ट का जो मतलब होता है कि अगर आगे छोटी कैंडल बनी है तो इसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। राइट है? सही तो है। अगली कैंडल अब आपकी कंटिन्यू करेगी। अगली कैंडल क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये सेम सेटअप पे बनाना चाह रहा हूं कि यहां पर एक रेड कैंडल है, उसके बाद बायर कंट्रोल करते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, और फिर एक छोटी सी कैंडल आती है, उसके अंदर वॉल्यूम बायर के बड़ी कैंडल से भी ज्यादा आ जाता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये वीकनेस का सिग्नल है, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, एनोमली नहीं करना चाहिए। अब हमने ये देखना है कि ये कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे क्लोज है तो रिवर्सल आएगा। यहां पर आपका रेजिस्टेंस पे क्लोज हो गई तो आपका रिवर्सल आएगा। अब ये सेम सेटअप दोबारा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ आपने सेंस बनाना है, और ये गेम की तरह ऑटोमेटिक आपके बनते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक आपके बनते जाएंगे। अब देखिए कि यहां पर बायर का वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है, पहली कैंडल के अंदर सही है।
ये वाला जो दूसरी कैंडल थी इसका वॉल्यूम देखा तो वो उसका उससे ज्यादा था, एनोमली आ गई, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है, तो मार्केट Continuity रिवर्स भी नहीं है। करेगी। फिर एक बड़ी कैंडल बनती है, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाती है और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। Anomaly फिर से अब reverse multiple- तो फिर एनोमली, फिर अब anomaly। आपने यहां से मार्केट को रिवर्सल करना है। रीड हो गया, ये आपका 1 2 3 4 रीड हो गया, 1 2 3। जब 3 रीड 3 किया तो 4 3 ने आपको कंटिन्यूएशन का सिग्नल नहीं दिया था, लेकिन एसएनआर ऊपर थी, इस वजह से 3 ने कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे दिया। अगर आप यहाँ पर सेल करते फौरन से तो आपका यहाँ पर तो विन हो जाता क्योंकि रेजिस्टेंस करीब थी, और यहाँ पर इसलिए लॉस हो जाता कि रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर थी। तो आपको और फोरकास्ट, इसीलिए मार्टिंगल इसलिए वो मार्टिंगल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए मार्टिंगल क्यों लगाना चाहिए। जब हमारे पास पता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर है तो वेट करो ना, फिर एक एनोमली इसके अंदर 1 और 2 और 3 के अंदर एनोमली, और 3 और 4 के अंदर एनोमली, तो हमारे पास सेटअप बन गया। अब हम सेल करेंगे, हमने क्यों ट्रेड करना है यहाँ पर सेल का। हाँ, अगर ये एनोमली हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 1 और 2 और 3 के अंदर एनोमली मौजूद है और रेजिस्टेंस भी मौजूद है, फिर हम सेल करेंगे फौरन से। और यहाँ पर हमारे पास वैलिडेशन थी और रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, यहाँ पर होगी हो सकता है, तब तक प्राइस जाएगी। हमने यहाँ पर कंटिन्यू का सिग्नल करने, बाय करने। लेकिन यहाँ पर अगर आप बोलो कि ऊपर का विक छोटा, नीचे का विक बड़ा, वॉल्यूम इस पे इंक्रीज हुआ, इस पे इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, यहाँ पर सेलर ने डिक्रीज किया, यहाँ पर बायर ने इंक्रीज किया, इससे 1 2 3 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे ही समझाते हैं सर वो। ठीक है जी सिंपल वैलिडेशन एनोमली, 3 कैंडल के अंदर, 2 कैंडल के अंदर। 3 कैंडल क्या है, वो बस ये कि एक रेड कैंडल आती है, बायर उसको कंट्रोल करते हैं, फिर बायर वीक हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वो बोलते हैं कि ऊपर का विक आया, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ, इसका मतलब है कि सेलर ने फाइट की और बाकी नीचे आएगी, कोई तुक्की नहीं बन रहा। हाँ, बात क्या हो रही है कि भाई पहले बायर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अब एफर्ट बेस्ड रिजल्ट के रूल के मुताबिक अगर कैंडल छोटी है तो उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, तो फिर छोटे वॉल्यूम के हिसाब से, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस है तो भले वॉल्यूम छोटा भी हो तब भी मार्केट रिवर्स करेगी, क्योंकि वैलिडेशन अगर हो और कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए तब 50-50 का चांस है, रिवर्सल का चांस भी है, कंटिन्यू का चांस भी है, क्योंकि वॉल्यूम कहता है कि प्राइस स्ट्रांग है। लेकिन प्राइस स्ट्रांग है इसका मकसद ये तो नहीं है कि डाउन ट्रेंड बनेगा। एक कैंडल छोटी सी रेड आ सकती है, फिर बायर कंटिन्यू करेगा, ब्रेकआउट कर लेगा, पॉसिबल है। ऐसे भी हो सकता है। वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, वैलिडेशन का मतलब है कि प्राइस स्ट्रांग है। प्राइस स्ट्रांग है तो स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल रेड बनेगी, वो एसएनआर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनेगी, लेकिन प्राइस ओवरऑल कंटिन्यू करेगी। मतलब वैलिडेशन का स्ट्रांग होने का मतलब ओवरऑल प्राइस, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, कैंडल ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ये थोड़ा सा आप लोग अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये क्लियर कर लो। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है असल में एसएनआर का। वॉल्यूम कभी भी रिवर्सल का सिग्नल नहीं देता, वॉल्यूम कहता है वीकनेस का सिग्नल, स्ट्रांग का सिग्नल, स्ट्रेंथ का सिग्नल देता है। और वॉल्यूम ये नहीं कभी बोलता। देखो एक बात है, यहां पर मैंने देखा कि एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल का वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, ओके। मतलब बायर ने कंट्रोल, सेलर ने कंट्रोल कर दिया बायर को ज्यादा वॉल्यूम से। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है दोबारा, और वो इस ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस या इस वीक के पास क्लोज हो जाती है, राइट। अब प्राइस एक्शन कहता है कि ये कंटिन्यूएशन की निशानी है। कंटिन्यूएशन की निशानी का मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल रेड बनेगी। कंटिन्यूएशन के मतलब का है कि मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ जाएगी, अगली कैंडल रेड नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या आ गया, इस कैंडल का वॉल्यूम अगर ज्यादा आ गया तो बायर्स यहां पर एक्टिव हो गए। कौन एक्टिव हो गया? बायर एक्टिव हो गए, और प्राइस नीचे आके ऊपर से बायर ने इसको लिक्विडिटी हंट करके मार्केट को शिफ्ट कर दिया, स्विप कर दिया, स्विप करके ऊपर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट किया।
अब हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट क्या करती है, रिवर्स करती है। अब रिवर्स हुई, यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो गई। जब रिवर्स हुई, मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो इस लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से सेलर ने इसको डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इस कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गए, बायर स्ट्रांग नहीं हो गए, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई आपकी, और बहुत ज्यादा सेलर एंटर हो गए मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ गई। नाउ इट इज पॉसिबल कि अब मार्केट के अंदर रेड कैंडल बन सकती है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो गई। लेकिन यहां पर सेम जगह पे अगर मैं ऐसा बनाऊं, ये इसका वॉल्यूम भले ही क्यों ना इंक्रीज हो जाए, इसका वॉल्यूम क्यों ही ना इंक्रीज हो जाए, लेकिन लिक्विडिटी यहां पर है, सेलर यहां से एंटर हो सकता है दोबारा, और वॉल्यूम यहां पर है, तो दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी, वो यहां पर क्लोज होगी, उसका वॉल्यूम कम होगा। मतलब कि इस ग्रीन कैंडल ने सेलर को क्या बोला कि हम आपके पास आ रहे हैं, आपको जगह बना के दे रहे हैं, अब आके एंटर हो जाए मार्केट के अंदर, फिर ये एंटर हो जाएगा और एनामली हो गई। क्योंकि देखो कि प्राइस ने कैसे सही तरीके से एक कानून बना के इसको दिया कि देखो हम मानते हैं कि आपका प्रेशर हुआ, आपने प्रेशर दिया, हम उसके सामने इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब आपकी जगह तो नहीं है ना आने की। सेलर कहता है कि मुझे मेरी जगह पर आके हैंड ओवर करो। बायर फिर गया ऊपर, बड़ी प्राइस की मूवमेंट हुई, वॉल्यूम थोड़ा हुआ, समझ जाए क्यों हुआ, एनामली, वीकनेस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई और मार्केट नीचे की तरफ। अब सारी चीज है क्या, वैलिडेशन और एनामली है। सर जो लाइन होगी एसएनआर की वो कलर चेंज और वीक हो सकती है, कलर चेंज या है ना? वीक कोई भी हो सकती है। कंप्लीट लेवल तो राउंड नंबर भी ओपन से देखो, ये सिंपल से बच्चों वाले सवाल नहीं पूछा करो, ठीक है, अब ये बहुत पहले हो चुका। एसएनआर कोई भी एसएनआर होती है, ठीक है, जी, कोई भी एसएनआर हो, की लेवल जिसको बोलते हैं हम, की लेवल का मतलब के हर किस्म के एसएनआर, ठीक है, और प्राइस वहां से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अगर यहां पर रियल सेल आएगी, अगर रियल सेल आएगी तो फिर ये इस कैंडल का भी लिक्विडिटी हंट हो जाएगा और वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा, ये आईएफसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आईएफसी, और मार्केट इसको कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करेगी, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगी और मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये इस तरीके के सेटअप हमने सिर्फ और सिर्फ एनामली और उससे कंटिन्यू करने। अब हम आज के हिसाब से, जैसा कि हम ये रीड कर रहे हैं, अब वन बाय वन हम इसके आहिस्ता आहिस्ता सेटअप्स पढ़ेंगे। तो आज के हिसाब से ये 3 कैंडल की सेम एनामली, 3 कैंडल के अंदर 2 एनामली, रेड कैंडल के अंदर 2 एनामली, आज इसको हम रिसर्च करते हैं। फिर हम रेड कैंडल को, फिर 2 ग्रीन कैंडल को, फिर 1 ग्रीन कैंडल को, 2 रेड कैंडल को, फिर इस तरीके के सेटअप को भी हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि सब कुछ यही है वैलिडेशन और कुछ भी नहीं है, वैलिडेशन एंड एनामली इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ 2 सिग्नल देता है, एक वैलिडेशन, एक एनामली का। तो तीसरा सिग्नल कहां से लाए हम, कंटिन्यू नहीं ना, रिवर्स। मैंने तो किताब में नहीं पढ़ा, ठीक है, जो वाइकॉफ का किताब है उसके अंदर 2 चीजें वो बताता है। किसका किताब, जो जिसने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिया, वाइकॉफ, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए। अब 3 कैंडल्स की एनामली जो मैंने यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है, आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सेटअप आपको नजर आएगा। ये वैलिडेशन इन मल्टीपल कैंडलस्टिक, ये वैलिडेशन है। देखिए, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा बना, फिर छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा बना, फिर बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा बना, ये मूवमेंट कहती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। जी, लेकिन हम वैलिडेशन विदाउट कंफर्मेशन ऑफ एसएनआर ट्रेड नहीं करेंगे। एनामली कर सकते हैं, एनामली भी क्यों करेंगे, एनामली की भी कंफर्मेशन लेंगे ना। पैसे आपके पास ज्यादा हैं क्या, हाँ, लॉस करने के लिए। आपने वो नहीं सर, वो आपने बोला था ना कि डबल एनोमली होगा तो 90% 90% चांस है, 10% तो फिर भी गैप है ना। अच्छा ट्रेडर क्या करता है, हर चीज की कंफर्मेशन करने के बाद पैसा डालता है, ठीक है। वो वाली बात हो जाएगी, सर ने कहा था कि नीचे आएगी प्राइस ठीक है, सर ने कहा था, लेकिन सर ने कानून भी बताए थे।
मैं उसके बाद भी कंफर्मेशन करता हूँ पूरी पूरी, ठीक है, हर चीज की कंफर्मेशन ओके। करता हूँ। ओके अब हम यहाँ पर कंफर्मेशन कर रहे हैं। आपके पास ये एक सिंपल सा सेटअप आ गया, पहले और दूसरी कैंडल के अंदर एनोमली नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी और तीसरी कैंडल के पास एनोमली मौजूद है। ये देखें, पहली कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, दूसरी कैंडल की साइज छोटी है, ये वैलिडेशन है। वैलिडेशन है, सपोर्ट यहां पर नहीं थी तो मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब ये देखो क्या सेटअप बन गया, 1 बायर आए थे, सेलर ने उनको कंट्रोल किया, 2 3 छोटी कैंडल, बायर नहीं इंटर हुए और कानून के मुताबिक छोटी साइज की कैंडल का छोटा वॉल्यूम, अगली कैंडल को नीचे आना चाहिए। फिर कैंडल नीचे आई, 4 बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था, छोटा हो गया, वॉल्यूम छोटा हो गया और ये सपोर्ट के पास क्लोज हो गई, तो मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। जब मार्केट रिवर्स हुई तो बायर को वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहिए था, बायर ने वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं किया तो उसके बाद सेलर आ गए, ठीक है। तो अब ये तो आगे के हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी 3 कैंडल के ऊपर काम करेंगे, 2 एनोमली 3 कैंडल के अंदर, ठीक है। अब आपके पास ये ऐसे सेटअप ढूंढने हैं जिसके अंदर ये भी एक सेटअप है, लेकिन हम इसको कंप्लीट एक्यूरेट सेटअप नहीं बोल सकते। ये मैं इसके ऊपर लाइन लगा देता हूं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारे सेटअप सिखाता हूं, समझाता हूं, ठीक है। मेरे पास यहां पर एक सेटअप मिल गया, मेरे पास यहाँ पर सेटअप मिल गया, यहाँ पर सिंगल एनोमली है। सर ये जो एरो लगे हुए हैं ये कुछ सेटिंग है क्या सर, क्योंकि एनोमली को ही शो कर रहा है। नहीं ये फ्रैक्टल है, ये फ्रैक्टल इंडिकेटर, ये फ्रैक्टल है, इससे कुछ भी नहीं होता, ये रिपेंटिंग होता है, ठीक है। ये कैंडल के 2 कैंडल के बाद बनता है, इससे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आपने यूज नहीं करना, ये मैं एसएनआर के लिए यूज करता हूँ खाली, ये आप एसएनआर के हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आप ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं करते। ये वाला सेटअप देखें कि यहाँ पर सिंगल एनोमली है और यहाँ पर आपके पास डबल एनोमली है, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल एनोमली है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल एनोमली है, यहाँ पर भी सिंगल एनोमली है एंड में। मैं आपको वो सेटअप दिखाऊंगा कि जहां पर डबल एनोमली होती है। यहां पर आपके पास भी सिंगल एनोमली है और यहां पर नहीं, यहां पर अगर देखा जाए तो नहीं। ये सेटअप, असली सेटअप ये है, असली सेटअप एनोमली का ये है। आप देखिए, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम है और बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम है, और फिर छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, ये आपके पास एनोमली है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी और आपके पास रेजिस्टेंस वेरी क्लियर है, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टेंस है, भले गैप वगैरह हो, कोई मसला नहीं है, इसका रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। रीजन होगा आपके पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और ये भी आपके सपोर्ट पास रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और ऊपर से भी रेजिस्टेंस। तो अब ये सेटअप आपका बना, ये 2 एनोमली इन 3 कैंडल्स, ये मार्केट को रिवर्स करवाती है। ये हमारा रियल सेटअप है जो 2 एनोमलीज का एंड 3 कैंडल के अंदर। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहां पर अभी आपके पास 2 एनोमलीज इन 3 कैंडल, देखिए मिल गया। पहली और दूसरी कैंडल के अंदर वैलिडेशन है, इसके अंदर एनोमली है, इसके अंदर एनोमली है। देखो कि ये सेटअप मैं चाह रहा हूं, और देखो डायरेक्टली ये, जिससे मैं कह रहा हूं कि ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गया, ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गया, और ये हमारे पास रियल सेटअप है जो इस एनोमली का, क्योंकि मैं रियल एनोमली का आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूं, सही है, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर ऐसे मिले तो आपने छोड़ना नहीं है ट्रेड को। ये एनोमली हमारे पास परफेक्ट एनोमली, ये भी हमारे पास डबल एनोमली है, ठीक है जी। पहले और दूसरी कैंडल में एनोमली, दूसरी और तीसरी कैंडल में भी एनोमली हमारे पास मौजूद है। हम इसको फिर वो भी करते हैं, क्लियर भी करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर बड़ा बड़ा ये भी छोटा। यहाँ पर ये भी आखिरी 3 कैंडल के अंदर वो वाली हमारे पास 3 कैंडल्स एनोमली है। ठीक है, चलो सेटअप आपके पास क्लियर हो गए, और ये यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको समझने दिखा के रहा लिए। सेटअप। देखें, बड़ी कैंडल के पास एनोमली यहां से स्टार्ट हुई हकीकत में। कैसे? देखें, ये जो छोटी कैंडल थी इसका बड़ा वॉल्यूम है और बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम है, ये नंबर 1 एनोमली हो गई। ठीक है, लेकिन यहां पर फिर वैलिडेशन हो गई। फिर क्या हो गई? वैलिडेशन। ये वैलिडेशन हो गई, नहीं सॉरी ये एनोमली हो गई। ये भी एनोमली एनोमली है ना, ये भी थोड़ा सा एनोमली। ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद फिर अगेन मार्केट के अंदर एनोमली है। देखो कि एक एनोमली, दूसरी एनोमली, तीसरी एनोमली, जब 3 एनोमली हो गई, जब प्राइस ने यहां से सेल किया तो देखो कि मार्केट नीचे आई, ऐसा नहीं है कि नहीं आई, मार्केट नीचे आ गई, लेकिन प्रेशर वापस बायर ने जनरेट किया इस लेवल से। आप यहां पर गलत नहीं हो, रेजिस्टेंस भी क्लियर है और सेटअप भी क्लियर है और प्राइस ने रिएक्शन भी दिया है। लेकिन अगर ये आपका ट्रेड इन केस फेल हो गया तो आपने फौरन अगला ट्रेड करना है, वो आपका विन हो जाएगा। ये कभी कभार होगा, ये यूं समझो कि कोई 5% कभी कभार इस तरीके से आपके साथ होगा, तो आपने इस तरीके से इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, एक ट्रेड के ऊपर बस एक सिर्फ ट्रेड रिकवर करने के लिए, ज्यादा नहीं। यहां पर देखिए ये सेटअप आपके पास बनता है, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, उससे छोटी कैंडल का और बड़ा वॉल्यूम। ये मार्केट में आपका एनएमएल हो गया, मार्केट रिवर्स कर गई। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर एसएनआर कहां पर है, दिख तो नहीं रही। ये आपकी जो बड़ी कैंडल है, ये इसका 50% जो होता है ना, ये एक तो आपके एसएनआर होती है साथ में, और दूसरा ये हमारे पास एक सेटअप है ओवरलैप का। क्या? ओवरलैप का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ब्रेकआउट का भी जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ये ओवरलैप का बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है, और ये हमारे पास रीजन है, ये देखो कि यहाँ पर रिएक्शन भी आपको मिला है साथ में ओवरलैप का, क्योंकि अब पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही आपको मिलेगा। ये आपको दोनों चीजें मिल गई और साथ में आपको ये विक भी मिल गया, ये भी हमारे पास सपोर्ट है। तो यहाँ पर सपोर्ट क्लियर है और मार्केट रिवर्स करती है, और किया मार्केट ने रिवर्स। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर ये हमारे पास एनोमली बनती है, ये तो क्लियर राउंड नंबर के ऊपर क्लोज होती है। और साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डोजी के लेवल का ब्रेकआउट भी है, डोजी, तो मार्केट रिवर्स करती है। रिवर्स। उसके बाद यहाँ पर आके देखें तो ये वाली कैंडल एक्यूरेट इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज होती है, साथ में इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे भी क्लोज होती है, ऊपर से रेजिस्टेंस है उस पे भी क्लोज होती है। मार्केट को नीचे आना है और ऊपर का प्रेशर, और प्रेशर में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सेलर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये भी हमारे पास कंफर्मेशन हो गई। सिंपल सा सेटअप है। 3 कैंडल का हमने रीडिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर 3 कैंडल का रीडिंग ये रहा कि देखें कि इस 3 कैंडल के अंदर हमने देखा कि बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, लेकिन इससे छोटी कैंडल का वॉल्यूम उससे बराबर है। अब ये तीनों बराबर वॉल्यूम है, तो अगर दो कैंडल, एक कैंडल की साइज बड़ी है और दूसरी कैंडल की साइज छोटी है तो वॉल्यूम में भी डिफरेंस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इस तरीके से मार्केट को रिवर्स होना पड़ेगा, और मार्केट ने रिवर्स कर दिया, बायर्स रिजेक्शन। ठीक है, इस तरीके से। यहां पर देखें कि एनोमली ये वैलिडेशन है, पहली और दूसरी कैंडल के अंदर वैलिडेशन, दूसरी और तीसरी कैंडल के अंदर वैलिडेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि बायर की तरफ से कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस होगी तो रेजिस्टेंस तो वॉल्यूम से बियॉन्ड है ना, मार्केट तो वहां से रिवर्स कर सकती है, और किया उसने। लेकिन इसने क्या बताया था कि मार्केट में वीकनेस नहीं है बायर के अंदर, मार्केट ऊपर जाएगी। और देखे कि फिर जब सेलर ने वीकनेस बताई तो बायर ऊपर की तरफ गए, 5 कैंडल बना लिए ऊपर की तरफ। तो ये इसने सही सिग्नल दिया या गलत दिया? इसने बिल्कुल सही दिया। लेकिन हम समझते हैं कि वैलिडेशन का मतलब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। और सर ये विक के बीच में भी क्लोज हो जाए कैंडल? जी, विक के अंदर क्लोज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू करती है। फिर अगर यहां पर अब बायर आपको वीकनेस दिखाएंगे, यहां पर अगर वीकनेस दिखाएंगे तो फिर आप उस वीकनेस से समझ जाए। यहां से फिर सेलर वापस आते हैं इसी जगह से। यहां पर दूसरा सेटअप हमारा ये बनता है, ये देखो कंसेक्यूटिव कैंडल्स आती हैं, छोटी 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 छोटी,
ये कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू करता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है साथ में, आखिर में फिर यहाँ पर एक वीकनेस आएगी, मार्केट वहां से रिवर्स करेगा। लेकिन हमने फोकस करना है कि हम कंसेक्यूटिव कैंडल के अंदर से 3 कैंडल ना निकालें, ये सेटअप वीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि 3 कैंडल का रिवर्सल प्राइस एक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट मौजूद है। 3 कैंडल का रिवर्सल का कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन के अंदर मौजूद है, लेकिन 11 कैंडल या 12 कैंडल या 9 कैंडल का कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर ये होता है कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज आई है और मार्केट उसकी वजह से गिर रही है। ये प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन का कानून नहीं है कि 11 कैंडल, 9 कैंडल, 12 कैंडल, 15 कैंडल नीचे की तरफ जाएं। ये न्यूज की वजह से मार्केट नीचे आती है। आप न्यूज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर न्यूज आ चुकी थी 17:35 पे, उस न्यूज के इफेक्ट की वजह से मार्केट गिरी है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन का कानून नहीं है कि हर कैंडल ऐसे बने, प्राइस एक्शन जिगजैग चलता है ऐसे। ठीक है, प्राइस एक्शन इस तरीके से चलता है, क्योंकि यहां पर क्या एसएनआर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, एसएनआर थी तभी तो रिजेक्शन आई है ना वहां से, लेकिन एसएनआर कंट्रोल नहीं हुई। वजह न्यूज, वजह न्यूज। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सारी एसएनआर मिलेगी यहाँ पर। ये क्या यहाँ पर एसएनआर नहीं है? ये भी एसएनआर है, और यहाँ से कैंडल एसएनआर को टच करके ऊपर गई है। ठीक है, लेकिन ये एसएनआर हमारे हिट नहीं, हिट इसलिए हो गए कि हमारे जो है ना न्यूज यहाँ पर आई हुई है। ये देखें, ये 2 न्यूज है यहाँ पर, एक डीएफएक्स का और एक ये न्यूज है। इसको देखें, यूएसडी जेपीवाई पेयर स्टार्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम, ये और आर्टिकल है, और इसके बाद ये इसका जो है ना डेली एफएक्स के अंदर कोई ऐसे फोरकास्ट है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है। आज के आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडलस्टिक के एनोमली को रीड करना है। इसकी पिक्चर्स मेरे पास होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना एंड में, रात के टाइम में, मैं मार्केट में सर्च करके नहीं, मैं कंप्यूटर में सर्च करके मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया हुआ है दूसरों को, तो मेरे पास इसके 25 से 30 एग्जांपल होंगे 3 कैंडल के। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो वो बाकी वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये बाद में। अब हमारे पास 1 2 3 के 3 सेम कलर का कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं। कल हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा 1 2 3 का 1 ग्रीन कैंडल 2 रेड, 1 रेड कैंडल 2 ग्रीन। ठीक है, उसके अंदर फिर हम ये चीज को पढ़ेंगे CWRV में कि अगर एक कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर ये वाली कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर ये वाली कैंडल बन जाए, अब क्या होगा? ठीक है, या फिर पहले ये वाली कैंडल बन जाए, दूसरी ये वाली कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर ये वाली ऐसी कैंडल बन जाए, अब क्या होगा? मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से क्या होना चाहिए? जब इनका कॉन्सेप्ट हम प्रेशर के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर हम दूसरी कैंडल्स के अंदर भी, जैसे कि एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, इसके अंदर भी हम समझ सकेंगे कि अब मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, या नो सप्लाई है या नो डिमांड है, ताकि उसके हिसाब से हम रीच करके नेक्स्ट कैंडल की प्रेडिक्शन का पता चला सके। लेकिन प्रेडिक्शन का, रिवर्सल का, जो भी रिवर्सल का कानून होगा वो किससे होगा? एसएनआर से। ये मास्टर कॉन्सेप्ट होगा। ओके, और बाकी सारे क्या होंगे? हेल्पिंग होगा। कंटिन्यूअस वाला मतलब CWRV क्या है? हेल्पिंग है। CWRV एज ए हेल्पिंग है, लेकिन मास्टर क्या है? एसएनआर। एसएनआर एसएनआर मास्टर है। मतलब कि यूं समझो कि नमक हर सालन में पड़ता है ना, ठीक है, नमक के बगैर कोई भी सालन नहीं बनेगा मीठे के अलावा, तो एसएनआर के बगैर कोई भी रिवर्सल नहीं होगा। इसके बगैर मार्केट के अंदर कोई रिवर्सल आ ही नहीं सकता। चाहे वॉल्यूम बताए कि मार्केट रिवर्स करेगी, जब तक एसएनआर अप्रूव नहीं करता तब तक रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। खाली इसको लेके भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, खाली इसको लेके भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों को मिला के ट्रेड कर दे। एक ये मास्टर है तो ये हेल्पिंग है, अगर इसको मास्टर कह रहे हो तो फिर ये हेल्पिंग है आपकी, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह, और फिर करते हैं। सवाल है तो पूछ लें।
एक बात पूछनी सर, सवाल नहीं है सर, जो आपने न्यूज के लिए लगा रखा है सर, ये कोई इंडिकेटर है? नहीं नहीं, यहाँ पर न्यूज का नहीं, होता है, यहाँ से आप जाएंगे तो न्यूज को एक्टिव कर सर सकते हैं मैंने यहाँ से। चेक किया था, पता नहीं सर, लगता नहीं है सर ये। देखो ये विडगेट्स के अंदर जाएंगे, widgets, यहाँ पर हाँ। न्यूज के अंदर जाएंगे और इनेबल करेंगे, सिंपल है। डिसेबल ओके करेंगे सर, तो हो थैंक यू जाएगी, सर। ये आपको इनेबल हो जाएगा। आप ओके सर, एक्सप्लोर thank you, करें ना, सर। एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर, ओके। ये श्रीकांत आपका कोई सवाल है? नहीं ब्रदर, वही न्यूज का इंडिकेटर के बारे में हाँ बोल रहा ठीक है, No. चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।